नमस्कार बच्चों, मैं डीपीएन सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप सभी का निर्माण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। निर्माण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए निर्माण आईएएस ने एक नया विषय लेकर आया है। जो बच्चे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग साक्षात्कार में प्रवेश किए हैं, सब सर्वप्रथम मैं उन सभी विद्यार्थियों को हृदय से शुभकामना और बधाई देता हूं ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। साक्षात्कार एक ऐसा विषय है जिसमें आपके स्वयं के जीवन के बारे में, आपके स्वयं की जो आपने आज तक पाया है उसको किस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं उसकी जानकारी देनी होती है। उसी क्रम में बेटा मैं आप लोगों के लिए कोरोना जो आजकल एक महामारी के रूप में बहुत तेजी से फैल रहा है, उस कोरोना संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। शायद आपके साक्षात्कार में भी उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सके। मैं प्रश्न ही नहीं लेकर सिर्फ लेकर आया हूं, मैं उसके उत्तर भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस बीमारी का जो नाम रखा गया है कोविड-19, तो वो कोविड-19 का नामकरण कैसे किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे इसको जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि किसी भी महामारी का नाम कौन सी संस्था रखती है। तो आपको बताना होगा कि सर कोविड-19 को नोवल कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, नोवल कोरोना वायरस 2019 के नाम से जाना जाता है, और इस नोवल कोरोना वायरस 2019 का नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO कहा जाता है, उनके द्वारा रखा गया है। और कोविड-19 की जो उत्पत्ति हुई है वो इसके पहले एक बीमारी आई थी जिसका नाम था सार्स कोव। सार्स का मतलब आप सब जानते होंगे, मैं यहां लिख देता हूं, सार्स कोव। SARS, सार्स कोव 2। अगर कोविड-19 का स्रोत अगर पूछा जाए तो कोविड-19 का स्रोत जो है वो सार्स कोव 2 है। तो इस प्रकार से आपसे अगर क्वेश्चन किया गया कि कोविड-19 के नामकरण संबंधित अगर कोई जानकारी दीजिए, तो आप बोलेंगे कि सर कोविड-19 कोरोना वायरस को नोवल कोरोना वायरस 2019 के नाम से जाना जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नाम रखा, और इसका जो स्रोत है वह सार्स कोव 2 है। इसका सोर्स क्या है? सार्स कोव 2 है। ओके, ठीक उसी तरीके से बेटा यदि आपसे ये तो पहला प्रश्न पूछा गया, अब आपसे दूसरा प्रश्न अगर यहां से साक्षात्कार में अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो नोवेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो नोवेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति का उत्तर आप देंगे कि सर नोवेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई है। आपको उत्तर देना होगा कि नोवेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई है। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी और बात इसमें जोड़ सकते हैं एक लाइन में, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा। आपसे बस इतना पूछा गया प्रश्न कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है कोरोना वायरस की, तो आप बोलेंगे कि सर चीन के वुहान शहर से हुई है। और लोगों का मानना है कि यह जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है, इसको चमगादड़ में सर्वप्रथम देखा गया। चमगादड़ यानी बैट में सर्वप्रथम देखा गया। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से देंगे, ठीक है ना। आपसे अगर पूछा गया कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आप बोलेंगे कि सर कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई है, और कोरोना वायरस को सर्वप्रथम चमगादड़ में बैट में देखा गया। फिर ये तो दो प्रश्न हो गए। आपसे तीसरा प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि WHO द्वारा कोविड-19 को
महामारी कब घोषित किया गया? प्रश्न क्या आ सकता है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि WHO द्वारा कोविड 19 को महामारी कब घोषित किया गया? देखिए, आपसे प्रश्न किया गया कि WHO द्वारा कोविड 19 को महामारी कब घोषित किया गया। तो बहुत साधारण सा, बहुत सीधे से आप इसका जवाब देंगे बिना घुमाए फिराए। आपको इसका उत्तर देना होगा कि WHO द्वारा तो कोविड 19 को महामारी कब घोषित किया गया। तो आप इसमें उत्तर देंगे कि WHO द्वारा कोविड 19 को 11 मार्च 2020 को 11 मार्च 2020 को कोविड 19 को महामारी घोषित किया गया। आई बात समझ में? आपको बोलना होगा कि सर 11 मार्च 2020 को कोविड 19 को WHO ने महामारी घोषित किया। क्लियर? अब जो है इससे संबंधित और भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे 3 शब्द आपने सुना होगा कि आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि एंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है और पैंडेमिक क्या है। जब कोई भी बीमारी एक सीमित क्षेत्र में होती है और इससे जन धन की बहुत बड़ी हानि नहीं होती है, उसे एंडेमिक कहते हैं। जब कोई बीमारी राष्ट्र के स्तर पर होगी, देश के स्तर पर होगी और जन धन की हानि होगी, तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। और जब कोई बीमारी जब वैश्विक रूप से वैश्विक जनसंख्या को प्रभावित करने लगे नकारात्मक रूप से, तो ऐसी बीमारी को पैंडेमिक यानी महामारी घोषित किया जाता है। आई बात समझ में? यानी कि एपिडेमिक का मतलब होता है, एपिडेमिक भी बेटा महामारी के अंतर्गत आता है, पैंडेमिक भी महामारी के अंतर्गत आता है, लेकिन इनका दायरा अलग अलग है। जब एक छोटे से लेवल पर यानी छोटे स्तर पर, छोटे मतलब इसको क्षेत्रफल में जनसंख्या प्रभावित होती है तो एंडेमिक, और थोड़े इससे बड़े लेवल पर अगर प्रभावित होती है तो एपिडेमिक, और वैश्विक स्तर पर अगर प्रभावित होती है तो उसे पैंडेमिक के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो आपको उत्तर कुछ इसी तरीके से देना होगा बेटा। मैंने आपसे 3-4 प्रश्न आपसे किए। सबसे पहला प्रश्न मैंने किया कि कोविड 19 का नामकरण कैसे किया जाता है, किसने किया है। दूसरा मैंने आपसे प्रश्न किया कि नोवल कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां हुई है। और तीसरा प्रश्न मैंने आपसे किया कि WHO द्वारा कोविड 19 को महामारी कब घोषित किया गया। तो सटीक एकदम टू दी पॉइंट आपको उत्तर देना है कि भैया 11 मार्च 2020 को WHO द्वारा कोविड 19 को महामारी घोषित किया गया। अब चूंकि महामारी की बात आ गई तो महामारी 3 प्रकार के हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि बेटा ये बताइए कि पैंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, एंडेमिक क्या है। तो आपको बस साधारण सा उत्तर दे देना है कि सर अगर कोई बीमारी एक सीमित क्षेत्र में होता है और बहुत ज्यादा जनसंख्या पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलता है तो उसे एंडेमिक कहते हैं। और जब थोड़ा बृहद रूप हो जाता है यानी राष्ट्र के स्तर पर अगर बीमारी फैलने लगती है और जनधन को हानि होने लगती है तो उसको एपिडेमिक कहते हैं। और जब वैश्विक रूप से जनसंख्या पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो इस तरीके से फैलने वाली बीमारी को हम लोग पैंडेमिक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो आपको बस इतना उत्तर दे देना है इसमें। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोरोना वायरस का संचरण किस प्रकार से होता है, तो कोरोना वायरस का संचरण किस प्रकार से होता है, प्रश्न अगर ये आता है कि कोरोना वायरस का संचरण किस प्रकार से होता है, कोरोना वायरस का संचरण किस प्रकार से होता है, तो देखो बेटा कोरोना वायरस का संचरण जो होता है ये तो आप सबको पता होगा कि यह एक जूनोटिक डिजीज है। तो आप उत्तर देंगे यहां कि सर कोरोना वायरस
जो बीमारी है वह एक जूनोटिक डिजीज है, जूनोटिक रोग है। इसका तात्पर्य यह होता है कि सर यह जानवर से मनुष्य में यह फैलता है और फिर मनुष्य के छींकने, खांसने, थूकने या किसी ऑब्जेक्ट को छूने से वहां अगर स्वस्थ व्यक्ति उसके हिस्से में अगर आता है या स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो वह संक्रमित हो जाता है। तो इस प्रकार से सर यह संक्रमण फैलता है, यह संचरण फैलता है। कोरोना वायरस का संचरण जो है ये मैंने आपको बता दिया कि थूकने, खांसने, छींकने और ऑब्जेक्ट को छूने से यह फैलता है और यह एक जूनोटिक डिजीज है जो जानवर से मानव में प्रवेश करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अक्सर एक शब्द आप लोगों ने यहां सुना होगा कि इंक्यूबेशन पीरियड, जिसको उस्मायन अवधि कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंक्यूबेशन पीरियड, उस्मायन अवधि किसे कहते हैं, उस्मायन अवधि किसे कहते हैं, यानी इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं। देखिए भाई, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है संक्रमण के संपर्क में आने तथा उनके लक्षण उत्पन्न होने के बीच का समय। संक्रमण के संपर्क में आने तथा उनके लक्षण के प्रकट होने के बीच का समय जो होता है वह इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर्स जब भी कोई बाहर से आता था तो कहा जाता था कि ये उस जगह से आ रहे, हो सकता है कि इनका लक्षण 14 दिन के अंदर प्रकट हो जाए। तो 1 से 14 दिन का जो समय माना जाता है वह उस्मायन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में बेटा? तो उस्मायन अवधि, अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि बेटा इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं, तो सिंपल सा आपको उत्तर देंगे कि सर इंक्यूबेशन पीरियड वह होता है कि संक्रमण के संपर्क में आने से लेकर संक्रमण के लक्षण प्रकट होने तक के बीच का समय। संक्रमण के संपर्क में आने से लेकर संक्रमण के लक्षण प्रकट होने के बीच का समय जो होता है वह इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और यदि कोविड-19 की उस्मायन अवधि को अगर हम देखें तो वो 1 से 14 दिन तक का निर्धारित किया गया है। तो कोविड-19 का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना, 1 से 14 दिन निर्धारित किया गया है। और उस्मायन अवधि किसे कहते हैं, वह जो है संक्रमण के संपर्क से लेकर और लक्षण प्रकट होने तक के बीच का समय उस्मायन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम अब आगे बढ़ते हैं। उस्मायन अवधि के बाद आपसे प्रश्न हो सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में आप हमें कुछ बताएं। तो आपको बताना होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक ऐसा सेंटर है जहां वायरस की जांच की जाती है, जहां विषाणुओं की जांच की जाती है कि उस विषाणु की खासियत क्या है। और इतना ही नहीं, आप उसमें यह बताएंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है ये कहां स्थित है। तो आपको बोलना होगा कि सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, जो वायरस की जांच के लिए यह सेंटर बनाया गया है। और यह जो सेंटर है, यह सेंटर ICAR और USA की एक संस्था है जिसका नाम है रॉकफेलर फाउंडेशन, उसके अंतर्गत आती है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, अगर यह क्वेश्चन आता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
वायरोलॉजी के बारे में कुछ बताएं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में आप बताएं, तो आप उत्तर देंगे कि सर यह संस्था जो है वह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहां स्थित है? आप बोलेंगे कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और यहां वायरस की जांच होती है, वायरस की जांच की जाती है कि वायरस किस प्रकार का है। और इतना ही नहीं, आप इसमें ये बोलेंगे कि ये ICAR और USA की एक संस्था के अंतर्गत कार्य करता है। तो अगर कहीं मान लीजिए आपसे पूछ ले कि वैसे कि वो कौन सी संस्था है, तो आप बोलेंगे रॉकफेलर फाउंडेशन। आई बात समझ में ना? तो ये आप इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप देंगे। क्लियर हो रही है मेरी बातें? अब देखिए, इसके बाद आपसे आजकल बड़ा चर्चा में रहा ये क्वेश्चन, और अक्सर आपके जब भी साक्षात्कार देने, इंटरव्यू देने जब कोई विद्यार्थी जा रहा है, तो उससे इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य पूछे जा रहे हैं बेटा कि ये बताइए कि क्वारंटाइन एक शब्द है और एक आइसोलेशन एक शब्द है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो क्वारंटाइन और आइसोलेशन ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है। क्वारंटीन एंड आइसोलेशन, तो ये दोनों शब्द आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्वारंटीन और आइसोलेशन में आप यह लिख सकते हैं, मतलब आप बताएंगे कि सर क्वारंटीन और आइसोलेशन दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बड़े नजदीकी शब्द हैं, लेकिन इनमें अंतर है। अंतर क्या है कि क्वारंटीन जब अगर किसी व्यक्ति को किया जाएगा तो किसी स्वस्थ व्यक्ति का किसी संक्रमण के संपर्क में आने पर तथा लक्षण की उत्पत्ति होने पर, आप समझ रहे हैं? क्वारंटीन का मतलब है किसी स्वस्थ व्यक्ति का किसी संक्रमण के संपर्क में आने तथा लक्षण प्रकट होने पर उसके संचलन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि हम बाहर निकले और हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए, जानकारी हो गई, तो हमें संक्रमित व्यक्ति के आने और हमारे संक्रमण के लक्षण प्रकट होने तक हमें क्या कर दिया जाता है? हमें हमारे संचलन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, मतलब कहीं जाने आने में रोक लगा दिया जाता है। तो ये तो क्वारंटीन हो गया। अगर आइसोलेशन की बात की जाएगी तो संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए, जैसे मान लीजिए संक्रमित व्यक्ति है तो उसको फैलने से रोकने के लिए वह कहीं बाहर नहीं जा सकता है, किसी के संपर्क में नहीं आएगा, तो उसको एकदम प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो आपसे प्रश्न किया गया कि क्वारंटीन और आइसोलेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे कि सर क्वारंटीन जो है इसमें यदि कोई व्यक्ति जो है अगर संक्रमण के संपर्क में आया है तो उसको यह जानकारी अगर प्राप्त हो जाए तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है कहीं बाहर आने जाने से, जब तक कि उस पर कोई लक्षण ना दिखाई दे। आइसोलेशन क्या है? संक्रमित व्यक्ति है तो उसको लोगों के संपर्क में आने से उसको बचाना है, लोगों संपर्क स्थापित करने से बचाना है, उसको एक किसी अलग कमरे में बंद करके उसको रखा जाता है या वो अलग कमरे में रहता है, वो किसी के संपर्क में नहीं आता है, तो इसे आइसोलेशन कहते हैं। ये आप इतना उत्तर दे देंगे। बात समझ में आ गया? अब ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वैक्सीन राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है। अक्सर ये सब बातें चल रही हैं कि वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है। अगर क्वेश्चन आ गया कि वैक्सीन राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है, वैक्सीन राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है, अगर आपसे यह प्रश्न किया गया तो आप इसका उत्तर कैसे जानेंगे? तो वैक्सीन राष्ट्रवाद को थोड़ा कुछ इस तरीके से हम परिभाषित करेंगे कि जब कोई राष्ट्र वैक्सीन बनाता है तो उस वैक्सीन को अपने राष्ट्र के नागरिकों के लिए सबसे पहले जब उसका उपयोग किया जाता है तो इसी क्रिया को वैक्सीन राष्ट्रवाद कहा जाता है। जब कोई राष्ट्र देश के नागरिकों के लिए वैक्सीन डोज को सुरक्षित रखता है
तथा अपने घरेलू बाजार को प्राथमिकता प्रदान करता है, तत्पश्चात वो अन्य देशों के लिए उपलब्ध कराता है, तो इसे राष्ट्रवाद वैक्सीन या वैक्सीन राष्ट्रवाद कहा जाता है। यही बात मैंने बताया आपको। ये शब्द पूछा जा सकता है क्योंकि बड़े चर्चा में था, लोग बहुत सारे जो पक्ष विपक्ष की जो आपस में लड़ाई होती है उसमें सारी बातें कर रहे थे लोग, तो वहां ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है। तो आप बोलेंगे कि जब कोई राष्ट्र वैक्सीन बनाता है तो वह वैक्सीन जो है सर्वप्रथम अपने देश के नागरिकों के लिए वह उपलब्ध कराया जाता है, यानी सबसे पहला बाजार उसके राष्ट्र का बाजार होता है और वो अपने देश के नागरिकों पर अगर वो वैक्सीन यूज करे और उसके पश्चात वो अन्य देशों को उपलब्ध कराए, तो इसी को बेटा वैक्सीन राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात? इसका इतना आप उत्तर दे देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि कोविड-19 स्ट्रेन क्या है। अगर ये क्वेश्चन आ गया, स्ट्रेन अक्सर ये शब्द आ रहा है कि कोविड-19 स्ट्रेन क्या है, तो कोविड-19 स्ट्रेन अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे? तो आप बोलेंगे कि सर कोविड-19 स्ट्रेन जो है कोरोना वायरस का जो एक नया स्ट्रेन यूके में अभी हाल ही में सामने आया है, भारत सहित अन्य देशों में तेजी से यह फैल रहा है। कुछ स्रोतों के अनुसार वायरस का यह वेरिएंट सामान्य स्ट्रेन से 70% ज्यादा संक्रामक है। स्ट्रेन को समझो। कोविड-19 स्ट्रेन का मतलब यह होता है कि जो कोविड-19, आप बोलेंगे सर कोविड कोई भी जीवधारी या कोई भी वायरस, इसका उत्तर देंगे कि कोई भी वायरस आनुवांशिक पदार्थ से मिलकर बना है, चाहे डीएनए या आरएनए। ज्यादातर जो कोरोना वायरस वो है आरएनए वायरस से मिलकर बना है, तो उनमें जेनेटिक कोड पाया जाता है। तो उस कोड को वह वायरस चेंज कर दे रहा है और चेंज करने के बाद वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जा रहा है या कम खतरनाक हो जा रहा है। इस बात की पुष्टि हम उसके इस एक शब्द से करते हैं जिसे स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कोविड-19 स्ट्रेन के बारे में जो मैंने आपको अभी बताया है, ये कोविड-19 स्ट्रेन है। तो कुछ क्वेश्चंस पर मैंने आपसे चर्चा किया और अभी इसके आगे और भी क्वेश्चंस पर चर्चा करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। ओके, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में साक्षात्कार में प्रवेश करने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी शुभकामना और बधाई, और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप सभी अपने सफलता को सिर उधारी करें। कोरोना वायरस के प्रश्न उत्तर के क्रम में जो आपके साक्षात्कार में कोविड-19 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डीपीएन सिंह है। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेता हूं और निर्माण आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि मान लीजिए कि आप इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार में प्रवेश करते हैं, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उनके उत्तर आप कैसे देंगे, आज हम उसी पर चर्चा करने आए हैं। जैसे अगर मान लीजिए आजकल एक कोरोना वायरस में शब्द यूज किया जा रहा है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है? अगर ये प्रश्न आता है तो इसका उत्तर आप कैसे देंगे? आपको बोलना होगा कि सर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उन लोगों की पहचान करने के लिए यूज किया जाता है जो संक्रमित लोगों के संपर्क में आए। और अगर कोविड-19 के केस में अगर पूछा जाएगा तो आपको उत्तर देना होगा कि सर कोरोना वायरस की पहचान करने के लिए या कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किया जाता है, या उन लोगों की पहचान करना जो
संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं। इतना उत्तर आप दे देंगे तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के अंतर्गत वो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में आप सब अक्सर सुन रहे होंगे कि एक प्रश्न पूछा जा रहा था कि सकारात्मक दर, कोविड-19 के संदर्भ में सकारात्मक दर क्या है। तो सकारात्मक दर बेटा वह दर है जिसमें कुल टेस्टेड लोगों में से उन लोगों की संख्या शामिल है जो सकारात्मक पाए गए हैं। जितना भी टेस्ट हुआ है उन टेस्टेड लोगों में उन लोगों की संख्या शामिल है जो सकारात्मक पाए गए हैं। इसी को कोविड-19 के संदर्भ में सकारात्मक दर कहा जाता है। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन क्या है। तो आप बोलेंगे कि सर यह एक दवा है जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता था, जिसे डॉक्टर्स ने कोविड-19 के उपचार में भी प्रयोग किया और इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। तो इसी को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया बेटा? तो आपको ये उत्तर देना होगा इन सब के बारे में। छोटे छोटे ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि पीपीई किट क्या है। तो पीपीई किट के बारे में सबसे पहले आप बोलेंगे सर पीपीई किट का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अर्थात जो शरीर के लिए एक सेफगार्ड की तरह कार्य करता है, जो हमें रोगाणुओं से उत्पन्न संक्रमण से हमें बचाता है। यह एक सेफगार्ड है पीपीई किट। क्लियर है बेटा? यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो शरीर के सेफगार्ड की तरह कार्य करता है, जो संक्रमण से बचाता है। ठीक है? उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अक्सर यह शब्द यूज हो रहा था कि असिम्प्टोमेटिक क्या होता है बेटा। देखिए, असिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है कि शरीर में रोग है लेकिन लक्षणों की उपस्थिति कम दिखाई दे रही है। आप कह सकते हैं कि सर इसका मतलब है कि लक्षणों की उपस्थिति का कम दिखाई देना, एंटीबॉडी बनने के बाद भी कोरोना वायरस के होने की संभावना होना, जब ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे असिम्प्टोमेटिक के नाम से जाना जाता है। अक्सर इस संक्रमण से बचने के लिए हम लोग मास्क का प्रयोग कर रहे थे और चर्चा में था N95 मास्क। तो इंटरव्यूअर्स आपसे पूछ सकते हैं कि बेटा N95 मास्क जो है उसमें N का मतलब क्या होता है। तो आपको कहना पड़ेगा कि श्रीमान N का मतलब नॉट रेसिस्टेंट टू ऑयल, नॉट रेसिस्टेंट टू ऑयल, सूक्ष्म कणों को अंदर प्रवेश करने से रोकने वाला मास्क है ये। N का मतलब नॉट रेसिस्टेंट टू ऑयल कहा जाता है। और अक्सर एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने की बात कही गई है। इसका मतलब यह होता है बेटा कि दो लोग हैं तो दो लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। तो 6 फीट की दूरी अगर होगी तो वायरस को फैलने से, यानी वायरस का जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिशन जो है 6 फीट की दूरी अगर बनी है तो वो कहा जाता है सोशल डिस्टेंसिंग। तो आप बोलेंगे सर सोशल डिस्टेंसिंग शब्द जो है यह संक्रमण से बचने के लिए या संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी था। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है दो लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी। क्लियर बेटा? फिर उसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है कि आजकल जो वेंटिलेटर का प्रयोग किया जा रहा है, ये वेंटिलेटर है क्या। तो आप कहेंगे कि सर कोविड-19 के केस में जो संक्रमित व्यक्ति था उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती थी और परिणाम स्वरूप उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती थी। तो उस ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन करने के लिए कृत्रिम रूप से मशीनों के द्वारा उसके फेफड़ों तक ऑक्सीजन भेजा जाता था। तो जिस उपकरण के माध्यम से हम उसके फेफड़ों तक ऑक्सीजन भेजते थे उस उपकरण को वेंटिलेटर के नाम से जाना जाता है। यानी वेंटिलेटर क्या है? श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन अवरुद्ध होता है तब कृत्रिम रूप से मशीनों के द्वारा उसके फेफड़ों को ऑक्सीजन दी जाती है। जिस उपकरण के द्वारा दिया जाता है उसे हम लोग वेंटिलेटर के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में आपसे
क्वेश्चन बन सकता है कि थर्मल स्कैनिंग किसे कहते हैं। देखिए भाई, आप थर्मल स्कैनिंग का मतलब होता है कि वह उपकरण जो आपके शरीर के तापमान को बता सके, जिससे यह पता चलता था कि शरीर को बुखार है या नहीं। यानी जिस उपकरण के माध्यम से शरीर के तापमान का परीक्षण किया जाता है उसे थर्मल स्कैनिंग के नाम से जाना जाता है, और उससे यह पता चलता है कि व्यक्ति को बुखार है या नहीं। अक्सर आपने सुना होगा कि प्लाज्मा थेरेपी लोग करा रहे थे और उससे संक्रमण से बच रहे थे। तो उस प्लाज्मा थेरेपी में प्लाज्मा क्या होता है यह पूछा जा सकता है और उसके कार्य क्या है। तो देखिए, प्लाज्मा जो है यह रक्त में एक पीले रंग का एक पदार्थ है जिसकी मात्रा रक्त में लगभग 55% पाई जाती है, और ये कार्बनिक, अकार्बनिक और प्रोटीन और एंटीबॉडीज, हार्मोन्स इत्यादि रखता है, और इसके प्लाज्मा में अधिकतर भाग जल का होता है। यह ब्लड प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही जो रक्त का थक्का बनने वाला जो प्रोटीन होता है उसको बनाने में भी यह प्लाज्मा मदद करता है, और पीएच के संतुलन में प्लाज्मा मदद करता है। तो प्लाज्मा क्या है? रक्त का पीले रंग का तरल घटक है, रक्त में 55% पाया जाता है, इसका अधिकतर भाग जल होता है, ब्लड प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखने में मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन का निर्माण करता है और पीएच संतुलन में मदद करता है। वैसे ही आपसे आगे एक प्रश्न, आपको अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस के निवारण या रोकथाम के उपाय बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप कहेंगे कि सर, कोरोना वायरस के निवारण या रोकथाम के लिए सर्वप्रथम तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना पड़ेगा। दूसरा, हाथ को बार बार साबुन से धुलना पड़ेगा, तकरीबन 20 मिनट तक उसको रब करते रहें। एल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश का प्रयोग करना पड़ेगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना पड़ेगा, मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। गंदे हाथ को मुंह पर, नाक पर, आंख पर ले जाने से रोकना होगा। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से अपने आप को बचाना होगा। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना होगा, तब जाके हम कोरोना वायरस के निवारण कर सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय अगर आप अपनाते हैं तो कोरोना वायरस का निवारण किया जा सकता है। कोविड-19 के संक्रमित जो है कोविड-19 से, उसके लक्षण अगर पूछ ले कि कोविड-19 से जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनमें क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, तो आपको उत्तर देना होगा कि सर, जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति होगा वह सर्दी, जुखाम, बुखार, सिर दर्द, हल्का बदन दर्द, सूखी खांसी, स्वाद ना आना, आंखों में परेशानी, सांस लेने में कठिनाई होगी, ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरेगा, निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देंगे। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो यह कहीं ना कहीं माना जाता है कि वह कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति है। उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि सर, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस के बारे में आप बताएं। तो आप कहेंगे कि सर, कोरोना वायरस जो है कई प्रकार के विषाणुओं का समूह है और यह श्वसन तंत्र में संक्रमण फैला रहा है। शुरुआत में सर्दी, जुखाम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और अगर कंडीशन बिगड़ जाए तो मृत्यु तक हो सकती है। कोरोना वायरस से कोविड-19 के पहले 2 और बीमारियां उत्पन्न हो चुकी हैं, उनको सार्स और मर्स के नाम से जाना जाता है। सार्स का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मर्स का मतलब होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये दोनों कोरोना वायरस से ही उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं। कोरोना वायरस में एक स्पाइक है जो प्रोटीन का बना होता है, जो चारों तरफ से घेरे रहता है और इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाता है। कोरोना वायरस जो है यह जूनोटिक होता है। जूनोटिक का मतलब होता है ऐसा वायरस जो जानवरों से मनुष्य में फैले, इसे जूनोटिक वायरस या जूनोटिक डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका कोरोना वायरस है जो कई प्रकार के विषाणुओं का समूह है। यह श्वसन तंत्र में संक्रमण फैला रहा है। सर्दी, जुखाम से मृत्यु तक मर्स और सार्स और कोविड-19 जैसी बीमारियां कोरोना वायरस के द्वारा फैल रही हैं। कोरोना वायरस में एक प्रोटीन स्पाइक है जो चारों तरफ से घिरे रहता है और आनुवांशिक पदार्थ इसमें आरएनए के रूप में पाया जाता है। यह एक जूनोटिक
रोग उत्पन्न करता है, अर्थात जानवरों से मनुष्य में फैलने वाला रोग उत्पन्न करता है। वायरस या वायरल संक्रमण क्या है, अगर यह पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आप वायरस के बारे में बताएंगे कि सर वायरस जो होता है यह ना ही मृत होता है ना ही जीवित होता है। इट इज अ लिंकेज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यह चारों तरफ से प्रोटीन के एक आवरण से घिरा रहता है जो कैप्सिड कहलाता है, और इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है। कोरोना वायरस जो होता है, ये वायरस तभी अपना संक्रमण फैलाता है जब कोई जीवित होस्ट पाता है। जीवित शरीर के अंदर जब ये प्रवेश करता है तो अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। इस प्रकार इसको जीवित माना जाता है। जैसे शरीर से बाहर निकलता है इसको निर्जीव के रूप में जाना जाता है। तो वायरस के बारे में क्या बताएंगे कि यह न तो मृत होता है न ही जीवित होता है। इट इज अ लिंकेज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए होता है। प्रोटीन का बना आवरण जो होता है उसे कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि भारतीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा कोविड-19 नियंत्रण के संदर्भ में सामान्य रूप से उपचार हेतु कौन कौन सी दवाइयां अपनाई गई थी। भारतीय, एक बार और प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा कोविड-19 नियंत्रण के संदर्भ में सामान्य रूप से उपचार हेतु कौन कौन सी दवाइयां अपनाई गई हैं। तो आप उत्तर देंगे कि सर भारतीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा कोविड-19 नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित दवाइयां अपनाई गई हैं। उनके नाम निम्नलिखित हैं, जैसे रेमडेसिविर जो एंटीवायरल ड्रग है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो मलेरिया ड्रग है, लोपिनावीर एंड रिटोनावीर एंटी एचआईवी कॉम्बिनेशन है, इंटरफेरॉन इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है, प्लाज्मा थेरेपी जैसे कुछ उपचार हैं जिसके द्वारा हम कोविड-19 के नियंत्रण को कोविड-19 को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये दवाइयों का नाम आप बता सकते हैं, रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मलेरिया ड्रग, लोपिनावीर एंड रिटोनावीर एंटी एचआईवी कॉम्बिनेशन, इंटरफेरॉन इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर और प्लाज्मा थेरेपी। ये उपचार अपनाए गए थे जिससे कोविड-19 पर हम नियंत्रित कर सके भारतीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा। ठीक है बेटा, ये उत्तर आप देंगे। अब जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जूनोटिक बीमारियां क्या हैं तथा यह किस प्रकार फैलती हैं। अभी मैंने बताया कि जूनोटिक बीमारी एक ऐसी बीमारी है, अब बोलेंगे कि सर जूनोटिक बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है। तो ऐसी बीमारियों को हम लोग जूनोटिक बीमारी कहते हैं, और ये बीमारियां बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट इत्यादि के द्वारा फैलते हैं। इसका प्रसार कैसे होता है, तो अगर सीधे संपर्क में आ जाएं उस वायरस के तो उससे हो जाता है, अप्रत्यक्ष संपर्क से होता है, वेक्टर बॉर्न है, फूड बॉर्न है, इत्यादि इन सब तरीकों से जूनोटिक बीमारियां फैलती हैं। एक शब्द अक्सर ये सुनने को मिला है आजकल कोविड-19 के टाइम में कि हर्ड इम्यूनिटी किसे कहा जाता है और कोरोना नियंत्रण में यह किस प्रकार से सहायक है। देखिए भाई, हर्ड इम्यूनिटी को समझिए। संक्रामक बीमारियों के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से बचाव होता है। यह तब होता है जब आबादी या लोगों का समूह या तो वैक्सीन लगने पर या फिर संक्रमण से उबरने के बाद उसके खिलाफ इम्यूनिटी विकसित कर लेता है, तो समूह की सामूहिक इम्यूनिटी को ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। कोरोना नियंत्रण में यह किस प्रकार सहायक है। जाहिर सी बात है कि अगर वैक्सीनेशन सबका हो जाएगा, सब लोग टीकाकरण लगा लेंगे, तो इससे क्या होगा कि यह रोग संक्रमण फैलने से बचेगा और इससे हम धीरे धीरे इसकी जो खतरे की जो दर है वह कम होती जाएगी। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या है, कोरोना नियंत्रण में किस प्रकार सहायक हो सकता है, इस पर हमने आपसे चर्चा कर दिया। तो ये कुछ प्रश्न लेकर मैं आया था जो कोविड-19 से रिलेटेड। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इसे पसंद किए होंगे। और भी कुछ अगर कोविड-19 से रिलेटेड मुझे मिलता है तो इसी तरीके से मैं आपको छोटे छोटे आपको अपने प्रश्न और उत्तर के रूप में आपको प्रदान करूंगा, ताकि साक्षात्कार में यदि इससे संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर आप भली भांति दे सके।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इससे लाभान्वित अवश्य हो रहे होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं, कोविड-19 से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चंस को लेकर मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।